हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा आयोजित प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में हम लोग पॉलिटी के सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक की आप सभी लोग 3 वीडियोस को देख चुके हैं और पॉलिटी की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आयोग द्वारा, उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर किया है। यदि आप स्टूडेंट्स उन वीडियोस को ना देखे हों तो उन वीडियोस को देख लें। उसकी अलग से एक चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है पॉलिटी सफलता बैच वीडियो के अंतर्गत। यह प्लेलिस्ट आप सभी को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप लोग उन वीडियोस को ना देखे हों तो उन वीडियोस को भी देखें। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे संसद से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? यह पहला प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा 131 और इसका आंसर 131 होगा। और क्यों होगा उसका आप सभी लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे अभी। तो इसकी व्याख्या है, देखिए, वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए क्रमशः यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें जो है आरक्षित हैं, जिससे दोनों को मिलाकर आरक्षित सीटों की संख्या 131 होती है। जबकि वर्ष 2008 के परिसीमन से पहले संसद में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 79 यानी कि 79 सीट एवं 41 यानी कि 41 सीट आरक्षित थी। ठीक, परंतु अभी आप सभी लोग 131 मान के चले, क्योंकि 84 जो है अनुसूचित जाति और 47 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो यह हो जाएगा 1952, परंतु राइट आंसर हो जाएगा 13 मार्च 1952 यानी कि 13 मार्च नहीं, मई 1952 यानी कि 1952 में आयोजित की गई थी पहली लोकसभा की बैठक। ठीक, तो यहाँ पे व्याख्या में आप सभी लोग देखिए, लिखा हुआ है कि भारत की प्रथम लोकसभा की पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी, जबकि प्रथम निर्वाचित लोकसभा जो है 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। 17 अप्रैल 1952 को जो है यह जो है निर्वाचित हुई थी, परंतु जो इसकी पहली बैठक है वह 13 मई 1952 को संपन्न की गई थी। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, फिर व्याख्या पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है, संसद विधायी यानी कि कानून बनाने और वित्तीय कार्य यानी कि धन बिल और बजटीय कार्य करती है। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, जो कि सरासर गलत है। और हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं, संसद में संविधान यानी कि संशोधन शक्ति में परिवर्तन पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। और संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। अब इसका जो है राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे, थोड़ा सा वेट करें। यह जो व्याख्या दी गई है इस व्याख्या को पढ़िए और फिर एकदम करेक्ट आंसर पे आ जाएंगे। तो संसद की न्यायिक शक्तियां निम्नलिखित हैं, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पद मुक्त करता है, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। और फिर दूसरा ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। उच्चतम न्यायालय यानी कि मुख्य न्यायाधीश भी उसमें शामिल है एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना, यह भी संसद की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत है। और अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को संसद की अवमानना या विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित करना। आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर जो हो जाएगा वह फोर्थ आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो 30 दिनों के अंदर जो है भेजना, यानी कि 1 माह
जो है सूचना अवधि होती है। लोकसभा, इसकी व्याख्या है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की न्यूनतम सूचना अवधि जो है 1 माह की होती है, अर्थात 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो जो है 50, न्यूनतम 50 जो है सांसदों की आवश्यकता होती है, 50 अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए। ठीक, यह जो है अभी हाल ही में आप सभी लोग देखे होंगे, यह प्रकरण अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है या ताकत कितनी है, तो 552 यानी कि 552, जिसमें जो है मनोनीत सदस्य भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका व्याख्या देख लेते हैं। हाँ, व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं तथा 2 सदस्य जो है आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 545 है। ठीक, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 543 है और 2 मिलाएंगे तो 545 हो जाएगा। 2 कौन से, तो आंग्ल समुदाय के जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा सदस्य, वे 2 हो जाएंगे और वर्तमान में 543 प्लस 2 यानी कि 545 जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या है। ठीक, तो 543 हो जाएगा। अब इसकी जो है व्याख्या देखते हैं, तो वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 से चली आ रही है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत अनुच्छेद 82 और 170(3) में संशोधन कर इसे वर्ष 2026 तक अपरिवर्तित कर दिया गया है। यानी कि जो वर्तमान संख्या है 545 और जिसमें 2 आंग्ल समुदाय के सदस्य होते हैं मनोनीत, उसमें जो है कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा 2026 तक की। ठीक, 8th क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। और यह कहाँ पे वर्णित है, तो यह जो है आप सभी को अनुच्छेद 83 में देखने को मिलेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। तो लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको जानने को यह मिली कि लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ राष्ट्रपति को तीनों लोग जो है मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसको लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है यानी कि लोअर हाउस, और राज्यसभा को उच्च सदन यानी कि अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन है जो कि फैक्चुअल है, इसको याद रखेंगे। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ठीक, यहाँ पे आप सभी लोग देख लें, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो एम अनंत सैनम अयंगर जो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे जो है 1956 तक की पदासीन रहे। 1952 से 1956 तक की वे अपनी मृत्यु तक इसी पद पर रहे थे, यानी कि उनकी मृत्यु भी जो है अपने पद पर ही थे तभी हुई थी। और पहली लोकसभा के शेष कार्य में एम अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष रहे और जितना कार्यकाल बचा था उसमें जो है अनंत सेंगम जो है अध्यक्ष बने रहे थे उनकी मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो जाखड़ जी थे। जाखड़ जी जो बलराम जाखड़ थे, उनका जो है लोकसभा कार्यकाल जो है लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल जो है सर्वाधिक रहा। यह फैक्चुअल डेटा है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कुछ व्याख्या दी गई है जो कि आपके काम की नहीं है, परंतु आप सभी लोग इसको भी पढ़ लें। तो भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है डॉक्टर बलराम जाखड़ का था, ये फैक्चुअल डेटा है। वे जो है 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक की अपने अध्यक्ष के रूप में पीठासीन रहे। उन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इसकी अध्यक्षता की थी और 16वीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, जो जिनकी जो है अभी अपने पद से हटी हैं और जो है लोग ओम बिरला जो है 7वें लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो शून्यकाल का अर्थ क्या है, यहाँ पे 2 ऑप्शन इसके सही होंगे, जो कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उठाया जाए वह जो है शून्यकाल के अंतर्गत किया जाता है, और सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल जो है शून्यकाल कहलाता है। यानी कि 12 बजे से प्रारंभ होने वाले जो
समय होता है उसको जो है शून्यकाल कहा जाता है। जैसे कि शून्यकाल का अर्थ सुबह और दोपहर सत्र के मध्य का अंतराल, यानी कि सुबह और दोपहर के बीच में जो है अंतराल होता है उसको जो है शून्यकाल कहा जाता है। मध्याह्न 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में संसद सदस्य द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछने की अनुमति एवं क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसद के सत्रों का विवरण इस प्रकार है। यह सब चीजें देख लीजिए आप सभी लोग। जैसे कि प्रश्नकाल का समय जो है 11 से 12 बजे तक होता है, शून्यकाल का 12 से 1 तक, भोजनावकाश का 1 से 2 तक, विधायी कार्य जो है 2 से 5 तक राज्यसभा में और 2 से 6 तक जो है लोकसभा में होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 है सांसद निधि का वर्तमान राशि कितनी है? तो सांसद निधि जो है 5 करोड़ की वर्तमान राशि है। इसकी व्याख्या कोई जरूरत नहीं है, आप सभी लोग यदि पढ़ना चाहें तो थोड़ी सी देर पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1993 को पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में शुरू की गई थी। यह जो संसद का जो स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए योजना शुरू की गई थी और पीवी नरसिम्हा राव के समय में शुरू की गई थी। 1993 में सांसद निधि की राशि को जो है 5 लाख रुपए रखी गई थी और वर्ष 1994-95 से 98 तक यह राशि 1 करोड़ रुपए थी और 98 से 99 से 2011-12 तक यह राशि 2 करोड़ रुपए थी और 1 अप्रैल 2011 से यह राशि जो है बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी है? आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, परंतु यदि यह पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अनिवार्य है, तो वह लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे व्याख्या पढ़ लीजिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, क्योंकि यह अपर हाउस है, तो इसमें जो उच्च लोग हैं यानी कि थोड़ा सा जो है एजेड है, इस प्रकार से आप सभी लोग याद रख सकते हैं। यानी कि राज्यसभा जो है अपर है, यानी कि वहां पे जो बड़े लोग हैं वही बैठेंगे, और बड़े कौन है? जो 30 साल के हो गए हैं वे बड़े हैं, तो वे लोग बैठेंगे। और जबकि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, इसको निम्न सदन कहते हैं, यानी कि यहाँ जो छोटे लोग बैठेंगे, छोटे आयु में जो लोग हैं यानी कि 25 वर्ष के हैं वे यहाँ पे बैठेंगे। और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, यानी कि राष्ट्रपति वही बनेगा जो लोकसभा और राज्यसभा से भी की आयु से भी बड़ा हो, यानी कि लोकसभा में 25 वर्ष लेते हैं और राज्यसभा में 30 वर्ष, तो इन सबसे भी बड़ा जो है 35 वर्ष होगा, तो वह राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु उसकी होगी। इस प्रकार से आप सभी लोग कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यह प्रश्न पूछा भी गया है और मैंने अभी बताया था कि इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है और यहाँ पे बन भी गया है। यह राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। क्या प्रश्न है? लोकसभा चुनावों के लिए न्यूनतम उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह 25 वर्ष है, अभी मैंने बताया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अभी बताया 25 वर्ष होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो जो विपक्ष का नेता होता है वह कैबिनेट के स्तर का होता है। ठीक है, तो विपक्ष का नेता जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो 31 सीटें जो है उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश के छात्र इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा 80। ठीक, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डेटा है, भूल जाएंगे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया है कि 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। यदि पूछा जाए, मैंने यह प्रश्न भी पूछा था कि लोकसभा में कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, तो वहां पे आंसर आपका हो जाएगा 2 सदस्य। ठीक, अब थोड़ी सी यहाँ पे व्याख्या देख लें। व्याख्या है राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, यानी कि उच्च सदन है। राज्यसभा में वर्तमान जो है 245 सदस्य हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखते हों। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से
कौन राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है और यह धन विधेयक एवं गैर विधेयक कानूनों को लागू कर सकता है। यह नहीं है राज्यसभा की शक्ति। और दूसरा ऑप्शन है यह कराधान, बजट और वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्तावों को मंजूरी देता है। यह भी गलत है। तीसरा है यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। यह सही है। और यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। यह भी गलत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग जो है इसका व्याख्या पढ़ लें, और हम ही पढ़े दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी लोग परेशान ना हो। क्वेश्चन इसकी व्याख्या है, धन विधेयक के संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। धन विधेयक पहले लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है और लोकसभा से स्वीकृति होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा पर पूर्णतः निर्भर है कि उन प्रस्तावों को माने या ना माने। ठीक है, तो राज्यसभा जो है कुछ संशोधन करके भेज सकती है, लेकिन लोकसभा पूरी तरह से जो है स्वतंत्र है कि वह उस विचार को माने या ना माने। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने संसद से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपीटीपीएससी आयोग द्वारा, उन सभी प्रश्नों को जो है एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराया है। और अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय कार्यपालिका यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, और उसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आयोग ने अभी तक के पूछे हैं उन सभी प्रश्नों को समाहित करेंगे। दोस्तों, जल्दी ही ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आप सभी के समक्ष उपलब्ध होंगे, ऐसी मेरी पूरा प्रयास है। तो दोस्तों, यूं ही आप सभी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते रहें और वीडियो री एग्जाम की तैयारी अपनी धार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।